स्पिरिट्स, घोस्ट्स और डीमंस, इन सब की दुनिया में एरन लॉरेन वॉरेन से ज़्यादा फेमस शायद ही कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होगा। उन्होंने अपने पूरे करियर में 10,000 से भी ज़्यादा केसेस पर काम किया है, जिनमें से कई पर बुक्स और मूवीज़ भी बनी जा चुकी है, जैसे एनाबेल और द कॉन्जरिंग। आपने इन मूवीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या ये सब कहानियाँ असली हैं या फिर I'm here to help you, Teresa. 手伝ってあげたいと。I'm here to दिसंबर 1975, एम्पटीविल, न्यूयॉर्क। जॉर्ज एंड कैथरीन लर्ट्स अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे। एम्पटीविल में उनको एक ऐसा घर मिलता है जो उनके बजट से थोड़ा बाहर था, बट इतनी अच्छी लोकेशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता भी था। बट ये बात उन्हें बाद में समझ में आने वाली थी कि ऐसा क्यों। नवंबर 13, 3:15 AM, ऑलमोस्ट एक साल पहले 23-year-old रोनाल्ड डिफियो जूनियर, ऑल्सो नोन एज बच, ने अचानक से उस रात बेडरूम टू बेडरूम जाकर अपने पूरी फैमिली, जिसमें उसके पेरेंट्स, 2 भाई और 2 बहन को नींद में एक 35 कैलिबर की राइफल से मार दिया। बच के पकड़े जाने के बाद उसने ये क्लेम किया कि उसके दिमाग की आवाज़ें उसे घर वालों को मारने को कहती थी। बच के लॉयर ने इंसैनिटी डिफेंस पे बचाने की बहुत कोशिश की, बट इन दी एंड उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। लट्स फैमिली के घर देखने के 1 महीने बाद वो अपने 3 बच्चों के साथ मूव इन कर लेते हैं। वो लोग इतने रिलीजियस नहीं थे, लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया टू ब्लेस द हाउस जस्ट इन केस। जब फादर पेकरेरो सेकंड फ्लोर पे एक रूम को ब्लेस कर रहे थे, तब उन्हें एक आवाज़ आती है जैसे उन्हें किसी ने कहा हो गेट आउट। फादर ये बात लर्ड्स को नहीं बताते, लेकिन उन्हें वो उस रूम को यूज़ करने से वार्न कर देते हैं, पर शायद उन्होंने फादर की बात इतनी सीरियसली नहीं ली। कुछ ही दिनों बाद उनके घर में स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होने लगी। शुरू में तो ये सिर्फ वियर्ड नॉइजेस थी, जैसे किसी का चलना या फिर डोर पे नॉकिंग की आवाज़ आना। फिर उनके घर के खिड़की और दरवाजे टूटे हुए मिलने लगे। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी चीज़ होना स्टार्ट हो गई। इट सीम्ड कि उनका घर कभी गर्म ही नहीं होता था, नो मैटर वो कितना हीटर और आग जला ले। कभी कभी जब जॉर्ज अपने घर के फायर प्लेस में आग जलाता था, तब उसे उसमें डिमोनिक फेसेस दिखाई देते थे। फिर एक दिन लर्ड्स को पता पड़ता है कि उनकी 5 साल की बेटी मिसी का एक इमेजिनरी फ्रेंड है नेम्ड जोडी, और अब जॉर्ज को हेलुसिनेशंस भी होने लगे थे। जॉर्ज अब स्ट्रेंजली हर रोज़ रात में उस टाइम उठने लगा जब डेफियो फैमिली का मर्डर हुआ था। एक रात जॉर्ज को अपने बच्चों के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है, पर इस बारे में वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे उसके बेड से उठने नहीं दे रही। जब वो हेल्प के लिए अपनी वाइफ की तरफ देखता है, तब उसे वो मिड एयर में लेविटेट करते हुए दिखाई देती है। सिर्फ 28 डेज उस घर में रहने के बाद लट्स फैमिली तंग आ चुकी थी। इसके बाद वो अपने सारे बिलोंगिंग्स वहीं छोड़कर अपने दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं। नाउ 6 मार्च को लट्स फैमिली वॉरेंस को कॉन्टैक्ट करती है। एडन लोरेन उनके घर में दूसरे साइकिक्स के साथ एक सेयंस प्रैक्टिस करते हैं। लोरेन, जो क्लेम करती थी कि वो स्पिरिट से बात कर सकती है, वो ये बताती है कि सेयंस के टाइम शी एनकाउंटर्ड बचेस स्पिरिट, और वो उसकी ऑरा को एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हॉरिबल डिप्रेशन डिस्क्राइब करती है। और एड वॉरेन का ये कहना था कि लर्ड्स का घर एक डीमन से पोसेस्ड है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम साइकिक की टीम उनके घर में बहुत सारे टाइम लैप्स फोटोज लेते हैं। उन सारी फोटोज में कुछ खास तो नहीं था, बट उनमें से एक फ़ोटो ऑड थी। नाउ कीप इन माइंड कि बच डिफियो का छोटा भाई जॉन सिर्फ 9 साल का था जिस रात उसका मर्डर हुआ था। अब इस फोटो में यू कैन सी अ लिटिल बॉय विद ग्लोइंग आइज जो अपने बेडरूम के गेट से बाहर देख रहा है। एंड सून आफ्टर व्हेन द लर्ड्स मूव्ड आउट, उनकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। 2 साल बाद वो अपनी ये स्टोरी ऑथर जे एंडरसन को बताते हैं, जो बाद में उनकी स्टोरी पर एक बुक लिखते हैं, द एम्पटीविल हॉरर, और वो बुक इंस्टेंटली फेमस हो जाती है, सेलिंग ओवर 6 मिलियन कॉपीज।
जब 1979 में एमिटिविल हॉरर मूवी रिलीज हुई तब इस स्टोरी को और अटेंशन मिलने लगी। इसके बाद 12 बुक्स एंड 28 फिल्म्स इस स्टोरी से इंस्पायर होकर और बनी। 70s की तरह एमिटिविल हाउस अभी भी वैसा का वैसा ही है और आज भी वो कंट्री का सबसे फेमस और फ्राइटनिंग हाउस माना जाता है, या फिर पूरे वर्ल्ड का। नाइनटीन 1970 में डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को अपने 20th बर्थडे पर उसकी मदर से एक गिफ्ट मिलता है, रैगेडी एंड डॉल। डोना को वो डॉल बहुत ही पसंद आती है और वो उसे अपने घर लेके चली जाती है, जहाँ वो एक दूसरी नर्स एंजी के साथ रहती थी। यूजुअली वो दोनों काम पर जाने से पहले उस डॉल को अपने लिविंग रूम के काउच पर रख के जाते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो घर वापस आते तो उन्हें वो डॉल कहीं और ही मिला करती थी, जैसे डोना के रूम में जो बाहर से लॉक्ड होता था। फिर डोना और एंजी को कुछ टाइम बाद अपने घर में एक बच्चे की हैंडराइटिंग में रैंडम हेल्प अस और मिस मी के नोट्स मिलने लगे। बट द वियर्ड थिंग इज कि ये नोट्स पार्चमेंट पेपर पे लिखे थे, जो उनके घर में था ही नहीं। एंजी के बॉयफ्रेंड लू को हमेशा से ही उस डॉल से अजीब सी वाइब्स आती थी और इसीलिए वो एंजी को उसे फेंकने के लिए भी बोलता था, पर डोना और एंजी इसके लिए कभी मानते ही नहीं थे। एक रात जब लू उनके घर में सो रहा था, he thought he heard someone walking around in his room, और जब उसने अपनी आंखें खोल के देखा तो एनाबेल बेड पे क्रॉल करके उसकी बॉडी पे चढ़ रही थी। ये सारी बात अगले दिन जब लू एंजी और डोना को बताता है तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए वो हेल्प के लिए एक लोकल मीडियम को कांटेक्ट करते हैं। देन द मीडियम हेल्ड अ सेयांस और उसके बाद उन्हें वो ये बताता है कि उनकी डॉल एक 7 साल की लड़की की स्पिरिट से पजेस्ड है, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। ऑल्सो दे लेटर फाउंड आउट कि जहाँ उनका अपार्टमेंट था वहाँ बहुत सालों पहले एक छोटी बच्चे की डेड बॉडी भी मिली थी। एंड वो मीडियम उन्हें ये भी बताता है कि इतने टाइम उनके साथ रहने की वजह से एनाबेल अब उनसे अटैच हो चुकी है और इसीलिए वो अब उस डॉल में रहने की परमिशन मांग रही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों ही वो उसे परमिशन देंगे, बट नहीं, डोना और एंजी को ये बात सुन के एनाबेल के लिए बुरा लग जाता है और इसलिए वो उसे परमिशन भी दे देते हैं। पर उनका ये डिसीजन आगे जाके एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में बदलने वाला था। अगले कुछ हफ्तों तक उनके घर में स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती रही, जैसे रात में अजीब आवाज़ें आना और एनाबेल का अपनी जगह से बार बार गायब हो जाना। एंड अब तो हेल्प मी के नोट्स हेल्प लू में चेंज हो गए थे। अब उनके घर में वो सारी वियर्ड एक्टिविटीज़ फिजिकल अब्यूज़ में चेंज होने लग गई थी, जिसमें लू फेस्ड सम सीरियस इंजरीज। पर अजीब बात तो ये है कि उसकी वो सारी इंजरीज अपने आप ही कुछ दिनों में गायब भी हो जाती थी, जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। फाइनली डोना और एंजी ये सब देखकर उनके लोकल चर्च को रीच आउट करते हैं। चर्च फिर उनकी बात सुन के एड एंड लोरेन वॉरेन को कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके जान पहचान में वॉरेन से अकेले डिमोनोलॉजिस्ट थे। फिर वो डोना और एंजी से मिलते हैं और डॉल को इंस्पेक्ट करने के बाद वो ये बताते हैं कि उनके डॉल में कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि वो एक डीमन से पजेस्ड है। एंड एवर सिंस उसे इस डॉल में रहने की परमिशन मिली है, तब से ही वो डीमन एक ह्यूमन होस्ट की तलाश में है। और इस सब के बाद एड एंड लोरेन एनाबेल को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो किसी और को हार्म न कर सके। लेकिन जब वो एनाबेल को लेकर अपने घर ले जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उनकी कार की स्पीड फ्लक्चुएट करने लग जाती है और उनके ब्रेक्स भी बार बार काम करने बंद कर देते हैं। ये सब होने के बाद एड डॉल पर होली वाटर फेंकता है, जिसके बाद एवरीथिंग टर्न्स बैक टू नॉर्मल। एनाबेल को उनके घर लाने के बाद भी उसकी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब एक प्रीस्ट वॉरेंस को विजिट कर रहा था, तब वो एनाबेल को देखकर उसके इंसल्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद जब वो घर जा रहा होता है, तब रास्ते में ही उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और ऐसे ही जिन भी लोगों ने एनाबेल को मॉक किया था, दे ऑल्सो डाइड इन सम एक्सीडेंट्स। फाइनली इन सब केसेस के बाद वॉरेंस एनाबेल को एक ग्लास केस में लॉक करके रख देते हैं। आज भी गोस्ट हंटर्स और साइकिक्स एनाबेल को वॉरेंस के अकल्ट म्यूजियम में विजिट करने जाते हैं, बट नाउ एवरीवन ट्रीट्स हर विद रिस्पेक्ट। He didn't want to have a problem with the trademark and the manufacturer of the Raggedy Ann doll.
अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहने वाली स्नेडकर्स फैमिली के बड़े बेटे फिलिप की वजह से उन्हें बार बार कनेक्टिकट जाना पड़ता था, क्योंकि ही वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर और उसके ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल कनेक्टिकट में ही था। बार बार ट्रैवलिंग की वजह से परेशान होकर फाइनली 1986 में स्नेडकर्स फैमिली अपने 4 बच्चों के साथ कनेक्टिकट में एक घर रेंट पर ले लेते हैं। घर में मूव इन करने के बाद एलन उस घर का रेनोवेशन करवाने लगता है एंड ड्यूरिंग द रेनोवेशन एलन को उस घर के बेसमेंट में एक इक्विपमेंट मिलता है एंड एट फर्स्ट साइट उसे समझ नहीं आता, बट वो एक ऐसी मशीन थी जो मोर्टिशियंस यूज़ करते थे। और रेनोवेशन के बाद उसे समझ आता है कि उसका घर पहले एक मॉर्चरी हुआ करता था और शायद इसलिए उनका घर का रेंट भी इतना कम था। फिलिप, जिसका रूम बेसमेंट में था, वो वही जगह थी जहाँ पहले डेड बॉडीज रखी जाती थी। घर में मूव इन करने के जस्ट थोड़े दिन बाद ही फिलिप को उस घर में डार्क शैडोज और डेड बॉडीज फ्लोर पे पड़ी हुई दिखने लगी। इस सब से डर के वो अपनी मॉम डैड से हॉस्पिटल में रहने की परमिशन मांगता है, बट वो उसे परमिशन नहीं देते क्योंकि कार्मेन को ऐसा लगता था कि फिलिप उसकी हाई डोज ऑफ पिल्स की वजह से हेलुसिनेट कर रहा है। बट देन सबको उस घर में वियर्ड चीज़ें फील होने लगी। स्नेडकर्स फैमिली को जल्दी समझ आ गया था कि उनका घर हॉन्टेड है। शुरू में तो उनके घर में सिर्फ वियर्ड नॉइजेस ही सुनाई देती थी, पर फिर उन्हें अपने पूरे घर में रॉटन फ्लैश की स्मेल आने लगी और एक बार तो उनके पूरे घर में उन्हें बिना बल्ब्स के लाइट फ्लिकर होती हुई दिखाई देती है। जो एक्टिविटीज़ शुरू में बस साउंड्स और स्मेल्स थी, वो अब धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटीज़ में बदलने लगी। फिर फाइनली एक रात कार्मेन की फैमिली को लिटरल गोस्ट ही दिखने लगी। नाउ दे कुडंट बेयर दिस एनीमोर और अब वो वॉरेंस को हेल्प के लिए बुला लेते हैं। वॉरेंस और उनकी टीम उस घर में पूरे 9 वीक्स तक रहती है एंड ड्यूरिंग दोस वीक्स वो भी सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो स्नेडकर्स ने बताई थी। एड की टीम के साथ कई फिजिकल इंसिडेंट्स भी होते हैं, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उन्हें दीवार में पुश ही कर दिया हो। फिर जब लोरेन उनके घर की हिस्ट्री चेक करती है तब उसे पता पड़ता है कि जो मोर्टिशियंस यहाँ काम करते थे उनमें से एक मोर्टिशियन नेक्रोफिलियक था और एड को ऐसा लगता था कि उनके पूरे घर में ही इवल एंटिटीज है और अब सिर्फ एक्सॉर्सिज्म ही उनकी हेल्प कर सकता है। एक्सॉर्सिज्म होने के बाद स्नेडकर्स फैमिली वो घर छोड़ देती है और एड उनके घर छोड़ने के बाद एक ऑथर को हायर करता है सो दैट वो उस घर में हुई सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज को डॉक्यूमेंट कर सके। फिर कुछ टाइम बाद वो ऑथर इस डॉक्यूमेंटेशन पर एक बुक रिलीज करता है इन अ डार्क प्लेस और वो स्टोरी इतनी फेमस हो जाती है कि उस पर भी एक मूवी बनती है इन 2009 कॉल्ड द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। आफ्टर द स्नेडकर्स फैमिली मूव्ड आउट, उस घर के बारे में फिर कभी किसी ने कोई स्ट्रेंज एक्टिविटीज रिपोर्ट नहीं की। जब 2013 में पहली बार कॉन्जरिंग मूवी रिलीज हुई तब वो लोगों को बहुत पसंद आई थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो डरावनी थी, बट इसलिए क्योंकि लोग उसे एक ट्रू स्टोरी समझते थे। पर क्या वो सही में एक रियल स्टोरी थी? जनवरी 1971 पेरेंट फैमिली हैरिसवेल आइलैंड के पुराने फार्म हाउस में मूव इन करते हैं एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली कैरोलिन, रॉजर और उसकी 5 डॉटर्स उस घर में कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में तो दे ओनली फाउंड थिंग्स आउट ऑफ प्लेस एंड कैरोलिन भी इन सब पे ध्यान नहीं दे रही थी, बट फिर कुछ टाइम बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, साउंड्स लाइक समवन्स रनिंग इन द किचन, और ये आवाज़ें कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहती है। पर अब कैरोलिन को अपने किचन फ्लोर पे मडी फुटप्रिंट्स दिखाई देने लगे, बट हियर द वियर्ड थिंग इज कि हमेशा कैरोलिन के फ्लोर साफ करने के बाद ही होता था। कैरोलिन के बच्चों को भी अब घर में स्पिरिट्स दिखने लग गई थी। उनमें से कुछ तो उन्हें इग्नोर कर देती थी, बट सम सीम्ड लाइक दे वर रियली एंग्री एट देम। कैरोलिन की 8 साल की बेटी सिंडी ये बोलती थी कि देयर आर 7 डेड सोल्जर्स इन द वॉल। फिर एक दिन कैरोलिन को अपने किचन में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। शी सेड ही वॉज वेयरिंग ओल्ड टाइम्स क्लोथ्स, जो सेंस भी बनाता है क्योंकि वो घर 1736 में बना था। उनके घर में उन्हें अब हर जगह ऐसी शैडोज दिखने लग गई थी।
कैरोलिन जब उनके घर की हिस्ट्री चेक करती है तब उसे ये पता पड़ता है कि उनके आने से सालों पहले उस घर में आर्नोल्ड फैमिली रहा करती थी। और रिसर्च करने के बाद कैरोलिन को लगता है कि जो गोस्ट उसने अपने किचन में देखा था वो शायद जॉन आर्नोल्ड का ही था। एंड शी ऑल्सो फाइंड्स आउट अबाउट द 8 पीपल हु डाइड इन दैट हाउस, जिनमें से सम ऑफ देम वर किड्स एंड सम डाइड ग्रूसम डेथ्स। कैरोलिन थॉट उसके घर की प्राइमरी इवल फोर्स एक बैथशीबा शर्मन नाम की लेडी की है जो वहाँ मिड 19th सेंचुरी में रहती थी। एंड शी वॉज नॉट अ नाइस लेडी। बैथशीबा पर वायलेंस और विच क्राफ्ट के एलिगेशंस थे और लोग ऐसा भी कहते थे कि बैथशीबा के 4 बच्चों में से 3 बच्चे डाइड व्हेन दे वर रियली यंग, जिसमें से उसके यंगेस्ट सन की एक मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई थी। इस वजह से उसके आसपास के लोग उसे एज अ विच भी देखते थे। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बैथशीबा के मरने पर वो एक पत्थर में बदल गई थी। पेरेंट फैमिली को अपने घर में हर सुबह 5:15 पर रॉटन फ्लैश की स्मेल आने लगती थी और उनके पूरे घर का टेम्परेचर स्ट्रेंजली ड्रॉप हो जाता था। सून आफ्टर कैरोलिन को ऐसे लगने लगा था जैसे बैथशीबा उससे अपने बच्चों को मारने को कह रही हो, जस्ट लाइक द वे शी किल्ड हर्स। इस सब के बाद दे कॉल्ड एड एंड लोरेन फॉर हेल्प। वॉरेंस उनके घर में कुछ टाइम रहने और इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक सेयांस करते हैं which was against Roger's will. The Warrens came over and they did the seance in the house, and that was not a good thing. I was against it, but they did it anyway. And 3 to 5 minutes into the seance, and my wife got her whole body went out of shape and extorted. And it was like an extortion. Somebody was squeezing her, and her chair got off the floor and came right into me into the next room. And I tried to help her. You know, she was completely out of this world at that point, speaking crazy words. And I tried to help her. सेयांस के टाइम कैरोलिन को सफ़र करते हुए देखकर रॉजर को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो एड को पंच मार के अपने घर से बाहर निकाल देता है एंड टोल्ड देम टू नेवर रिटर्न। बट सेयांस के बाद उनके घर में वो सारी हॉन्टिंग्स अपने आप बंद हो जाती है। August 1977, Enfield, North London. This is one of the cases जिसने पोल्टरगाइस्ट की एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी थी। पैगी हडसन जब अपने बच्चों को उनके रूम में सुलाकर आई ही होती है तभी उसे उनके रूम से एक चेयर ड्रैग करने की आवाज़ आती है। जब वो वापस उनके रूम में चेक करने जाती है तब उसे उसके बच्चे डरे हुए दिखते हैं। When she asks them what's wrong, तो उसके बच्चे बोलते हैं कि उनके रूम की चेयर अपने आप ही मूव कर रही थी। वो उनकी बात सुन ही रही होती है कि तब एकदम से राइट इन फ्रंट ऑफ हर एक ड्रेसिंग टेबल उनके रूम की एक साइड से दूसरी साइड अपने आप मूव करके चली जाती है। पैगी वाज शॉक्ड आफ्टर विटनेसिंग दिस और इसके बाद ही वो अपने बच्चों को लेकर अपने नेबर्स के पास हेल्प के लिए जाती है। उनके नेबर्स जब पैगी का घर चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके बाद वो इमीडिएटली पुलिस को हेल्प के लिए कॉल कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में कोई चोर छुपा हुआ है। पुलिस की इन्वेस्टिगेट करते टाइम उन्हें भी वही वियर्ड आवाज़ें सुनाई देती हैं पर उन्हें वहाँ कुछ ऐसा खास नहीं मिलता। लेकिन जब वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं तब 3 फीट दूर से उनके पास एक चेयर अपने आप ड्रैग होकर आ जाती है, विच लेफ्ट देम स्पीचलेस। क्योंकि उनके घर में कोई होम इन्वेजन का प्रूफ नहीं मिलता इसलिए इसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं पाते। बट वो ये पैगी के लिए अपने ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट्स में लिख लेते हैं। ये सारी वियर्ड एक्टिविटीज़ उनके घर में होना बंद नहीं होती, तो इस रीज़न से उन्होंने अब साथ में सोना स्टार्ट कर दिया था। पर इसके बाद थिंग्स ओनली गॉट वर्स। पैगी की यंगेस्ट डॉटर जैनेट में से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आने लग गई थी, जैसे कोई उसे कंट्रोल करके उसके थ्रू बोल रहा हो। बट यह अजीब बात तो ये है कि जब भी उसके अंदर से ऐसी आवाज़ें आती थी, हर माउथ वुडंट मूव अ बिट। Who's there? Doctor Doctor who? पैगी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने मीडिया को अपने घर में हेल्प के लिए बुला लिया।
और धीरे धीरे उसके घर में कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रिपोर्टर्स आने लगे। Through the window, plain as day, I see the younger girl, Janet. वो लोग प्रूफ के लिए जैनेट की कई सारे फोटोज और इंटरव्यूज लेते थे, जिनमें से कुछ फोटोज में तो जैनेट हवा में लेविटेट करते हुए भी दिखाई देती है। उनके घर में फिर एक गाय प्लेफेयर नाम का आदमी आता है। गाय एक राइटर और पैरासाइकोलॉजिस्ट था और वो पैगी के घर में ही रहकर वो सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज कैप्चर करता था फॉर प्रूफ्स, जिससे उनकी फैमिली की बाद में हेल्प हो सके। Do this for a couple of minutes or so. They do it for lengths of periods up to 3 hours. 1978 तक पैगी के घर की स्टोरी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और ये वही टाइम था जब एडन लोरेन भी पैरानॉर्मल रिसर्चिंग के दुनिया में अपने पीक पर थे। जब इस स्टोरी के बारे में वॉरेंस को पता पड़ता है, तब वो बिना टाइम वेस्ट किए इसे इन्वेस्टिगेट करने लंदन आ जाते हैं। उनके घर में इन्वेस्टिगेट करते ही एड कन्विंस्ड हो जाता है कि उनके घर में एक डिमोनिक प्रेजेंस है और एड को ये भी पता पड़ता है कि जो आवाज़ें जैनेट से आ रही थी वो बिल विल्किंस नाम के आदमी की है, जिसकी मौत उसी घर में एक सोफे पे बैठे बैठे ब्रेन हैमरेज की वजह से हो गई थी। अब ऑब्वियसली बिना किसी प्रूफ के वो ये बात नहीं मानता, इसलिए वो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए बिल विल्किंस के बेटे से बात करते हैं। एंड यस, जो भी चीज़ जैनेट ने बताई थी वो सारी बिल्कुल सच निकलती हैं, फ्रॉम दैट सोफा टू दैट ब्रेन हैमरेज। ऑलमोस्ट ऐसे 30 विटनेसेस थे जिन्होंने उनके घर में वियर्ड एक्टिविटीज़ होते हुए देखी थी, जैसे फिजिकल असॉल्ट्स और उनके घर का फर्नीचर अपने आप ही मूव करना। पैगी और उसके परिवार को उस डिमोनिक प्रेजेंस ने ऑलमोस्ट 18 मंथ्स तक परेशान किया था और इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि इट रूइंड देयर लाइव्स। बट जिस तरह से ये सब शुरू हुआ था, उसी तरह आउट ऑफ नोवेयर ये सब होना सडनली बंद भी हो गया। अभी तक वीडियो में जो भी वॉरेंस के केसेस मैंने बताया है, ये उनके करियर के मोस्ट पॉपुलर केसेस थे और इन सब की स्टोरीज हर न्यूज़ आर्टिकल और मूवीज में बिल्कुल सेम ही है, और जस्ट लाइक हाउ वॉरेंस क्लेम्ड इट टू बी। ना किसी भी हॉरर फ्रीक को एडन लोरेन वॉरेन के बारे में ना पता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉन्जरिंग की पूरी फ्रेंचाइज वॉरेंस पे ही बेस्ड है, which is worth over $2 billion, और ऐसी 30 बुक्स भी उनके केसेस से इंस्पायर्ड होकर बनी है। लेकिन इतनी फेम और पैसा होने के बाद भी वॉरेंस हमेशा स्कैम्स और फ्रॉड्स के एलिगेशन से ही सराउंडेड रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मूवीज में उनके केसेस को एज ट्रू इंसिडेंट्स दिखाया हुआ है। बट व्हाट इज ट्रूली द ट्रूथ? नाउ लेट्स गो बैक इन टाइम व्हेन एडन लोरेन मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो दोनों पहली बार एक मूवी थिएटर में मिले थे जब उसे 16 साल के थे। एंड व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग, उन्हें पता पड़ता है कि उन दोनों में काफ़ी सिमिलर इंटरेस्ट्स हैं। जैसे एड को उस टाइम ऐसा लगता था कि उसका घर हॉन्टेड है, एंड ऑन दी अदर साइड लोरेन क्लेम टू बी अ क्लेयरवॉयंट, मतलब वो लोग जो स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी और सिमिलैरिटीज़ की वजह से दोनों में बहुत डीप कनेक्शन बिल्डअप हो गया था, और 3 साल बाद ही उन्होंने शादी भी कर ली व्हेन दे वर ओनली 19। ना शुरू में पैसे कमाने के लिए वो दोनों एज एन आर्टिस्ट काम करते थे। जैसे एड उन घरों की पेंटिंग्स बनाया करता था जो उसे हॉन्टेड लगते थे, फिर वही पेंटिंग्स वो उनके ओनर्स को बेच देता था। बट इस काम से ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो बस ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। एंड व्हाइल वर्किंग ऑन हिज न्यू जॉब, साइड बाय साइड एडन लोरेन अपने लोकल एरिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे थे, और उनके इस करियर का बड़ा ब्रेक थ्रू 1979 में आया थ्रू द एमिटिविल केस। जब एमिटिविल केस फेमस हो ही रहा था, तब वॉरेंस अपनी पूरी फिल्म क्रू लेकर वहाँ पहुँच गए थे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें वहाँ कुछ ऐसा खास तो नहीं मिलता, पर हाँ, उन्होंने वहाँ एक फ़ोटो ज़रूर कैप्चर की थी जो बाद में गोस्ट बॉय नाम से बहुत फेमस भी हुई थी। अब ये फ़ोटो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, पर इस फोटो में कोई गोस्ट बॉय नहीं बल्कि वॉरेंस की ही टीम का एक साइकिक पॉल बार्ट्स था, और इस फोटो में उसकी आइज़ कोई ग्लो नहीं कर रही। वो तो जब वो 2nd फ्लोर पे इक्विपमेंट्स भेज रहा था तब लाइट्स की वजह से उसकी आंखें रिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन बाद में जाके फ़ोटो इतनी फेमस हो जाती है कि फिर कभी इसे कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। नाउ ये बात भी बिल्कुल सच है कि लड्जेस ने फादर पेकरारो को बुलाया था टू ब्लेस देयर होम,
बट फादर के हिसाब से तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इनफैक्ट इट वॉज अ लवली प्लेस टू लिव इन। एंड वो टूटी हुई डोर्स और विंडोज जो लर्जिस बताया करते थे वो भी काफ़ी स्केची थी, क्योंकि उनके घर के डोर्स और विंडोज मूव आउट करने के बाद भी वैसे ही थे जैसे उनके मूव इन करने से पहले। और एक्चुअल में तो ये एम्प्टीविल की स्टोरी बश डिफियो के लॉयर विलियम वेबर और लर्जिस ने ही मिलकर बनाई थी, क्योंकि उस टाइम वो दोनों ही कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे लर्जिस उस टाइम फाइनेंशियली बहुत डाउन थे और विलियम को बच को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बचाने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए थे। सो दे डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर। एट दैट टाइम विलियम वेबर भी एक बुक डील पर काम कर रहा था, और जब ये बात उसने लर्जिस को बताई तब वो इस डील में बहुत इंटरेस्टेड हो गए। तो उसी रात उन्होंने एक मीटिंग भी रखी, बट बाद में वेबर रिवील्ड कि 4 बॉटल वाइन के बाद उनकी मीटिंग एक क्रिएटिव राइटिंग में बदल गई थी। एंड लेटर ऑन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लर्जिस भी इस डील से पीछे हट गए थे, क्योंकि एक दूसरा ऑथर उन्हें 50-50 का ऑफर करता है दैट दे लाइक्ड। इस रीजन से बाद में विलियम वेबर वंस मोर रिवील्ड दैट एम्प्टीविल स्टोरी वाज ऑल जस्ट क्रिएटिव राइटिंग। और जिस ऑथर के साथ लर्जिस साइड हुए थे वो जे एंसन था, एंड उसकी लिखी हुई बुक बाद में इतनी फेमस हो जाती है कि फिर उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील सफ़र होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि इतना सारा पैसा उन्हें फाइनेंशियली बहुत हेल्प करने वाला था, तो इस स्टोरी को कभी कोई डिनाई ही नहीं करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस स्टोरी इज़ नाउ डीबंक्ड। इसके बाद हमने एनाबेल की स्टोरी देखी थी। अब ये स्टोरी ट्रैक करना थोड़ा इजी है, क्योंकि बेसिकली ये बस एक 1963 में आने वाले द ट्वाइलाइट जोन शो के एक एपिसोड कॉल्ड द लिविंग डॉल की कॉपी है, जो CBS पे एयर होता था। Doesn't everything? Then I can hurt you. Not really, but I could hurt you. Threats from above. नाउ इट्स अ ग्रेट एपिसोड, और हर ट्वाइलाइट जोन के फैन को इस एपिसोड के बारे में ज़रूर पता होगा। एंड अपेरेंटली एड एंड लोरेन भी शो के बहुत बड़े फैंस थे, तो ऐसा कह सकते हैं कि इस एपिसोड से कुछ चीज़ें चुरा के उन्होंने अपनी ही एक अलग स्टोरी बना दी। इफ़ यू आर स्टिल नॉट बिलीविंग दिस, तो उस एपिसोड में मदर का नाम एनाबेल था। और वैसे तो उनकी ये एनाबेल की स्टोरी शुरू से ही स्केची थी, क्योंकि जो भी बातें वॉरेंस ने इस केस के बारे में बताई थी उनके उन्होंने कभी कोई प्रूफ्स नहीं दिए। जैसे जिस प्रीस्ट का एनाबेल की इंसल्ट करने के बाद एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कोई डिटेल्स वॉरेंस ने आज तक डिस्क्लोज ही नहीं की। और हमें तो ये भी नहीं पता इफ़ एंजी, डॉना और लू रियल में एग्जिस्ट करते थे भी कि नहीं, क्योंकि वो कभी पब्लिकली ही नहीं आया अपनी स्टोरी बताने के लिए। और इस केस से रिलेटेड जो भी एविडेंसेस है वो बस वॉरेंस के वर्ड्स थे, एंड विथ नो प्रूफ्स एट ऑल। Like a muffled sound. Now, when the Catholic priest came in, So we can call this one debunked. स्नेडगस के केस में रे गार्टन, जो ऑथर एडन लोरेन वॉरेन ने हायर किया था, वो उस टाइम वो बुक लिखने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। It was difficult with the family involved. They were going through some serious problems like alcoholism and drug addiction. They could not keep their story straight, and I became very frustrated. It's hard writing a non-fiction book when all the people involved are telling you different stories. इस इशू के बारे में जब रे एड को बताता है तो वो बड़े कैजुअली बोल देता है कि उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्रेजी लोग ही हमें कॉल करते हैं। और रही बात बुक की, तो एड उसे कह देता है कि कुछ भी लिखो, बस उसे स्केयर ही बना देना। और ये कोई पहली बार नहीं था जब एड ने अपने केस के लिए एक हॉरर राइटर की हेल्प ली थी, अ हॉरर फिक्शन राइटर। ऑल्सो फिलिप, जिसको कैंसर था, ही वाज कॉट टचिंग एंड हरासिंग हिज कजन्स। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, बट इसके बाद पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल भी लेके जाती है, जहाँ ही वाज डायग्नोस्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया। और स्किज़ोफ्रेनिया में तो एक मेजर सिम्टम में हेलुसिनेशंस है, जो एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों फिलिप को उसके घर में वो सारी वियर्ड शैडोज और चीज़ें दिख रही थी। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी पूरी फैमिली को भी तो ये चीज़ें दिखती थी, तो क्या पूरी फैमिली ही पागल थी? बट एक्चुअली में तो स्नेडगर्स उस घर में 2 साल पहले से रह रहे थे, और तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो सारी हॉन्टिंग्स तो जब स्टार्ट हुई जब उनके पास रेंट के पैसे ही खत्म हो गए थे। ऑल्सो उनकी स्टोरी की कुछ डिटेल्स एक सुपर स्केरी मूवी एंटिटी से मिलती थी, जो उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर भी थी। नाउ देयर वन मोर थिंग जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। स्नेडगर्स की पूरी फैमिली ही एक्चुअल में ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म से डील कर रही थी, विच मेक्स एवरीथिंग वर्स। इनफैक्ट रे जब भी उनके घर जाता था, उसे वहाँ फिलिप कभी दिखा ही नहीं, और जब उसने फिलिप से फ़ोन पर बात करने का ट्राई किया
तब फिलिप ने उसे बताया था कि जब भी वो अपने मेडिकेशंस पर रहता था तब उसे कभी भी कोई वियर्ड एक्सपीरियंसेस नहीं होते थे। रे गार्टन और उनके कुछ नेबर्स को भी यही लगता था कि कैंसर के बहाने स्नेडकर्स फैमिली फिलिप की ड्रग एडिक्शन और मेंटल इलनेस को छुपा रहे हैं, और उनके घर में मूव इन करने से पहले ही उन्हें ये बात पता थी कि उनका घर पहले एक फ्यूनरल होम हुआ करता था। एंड दिस होल टाइम स्नेडकर्स के टॉप फ्लोर पे उनके साथ एक टेनेंट भी रहता था, पर उसने तो ऐसा कहा था कि उसने वहाँ कभी कोई हॉन्टिंग्स एक्सपीरियंस ही नहीं की। स्नेडकर्स के नेबर्स, लैंडलेडी एंड इवन रे गार्टन जो उनकी स्टोरी लिख रहा था, सबका यही कहना था that this whole story was made up. So again, we can call this one debunked. पर बैथशेबा शर्मन का क्या? वही लेडी जिसने ब्लैक मैजिक में अपने 4 बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया था। 2013 में कॉन्जरिंग मूवी रिलीज होने के टाइम पर उसका क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि एट दैट टाइम उस घर की ओनर नॉर्मा सटक्लिफ was tortured by हॉरर मूवी फैंस। कॉन्जरिंग हाउस की रियल लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए लोग नॉर्मा की प्रॉपर्टी को ही इन्वेड करने लग गए थे, और दिन में ऐसा शायद ही कोई टाइम होता होगा जब उसके घर के आसपास लोगों का क्राउड नहीं दिखता हो। एंड बात तो इतनी बिगड़ गई थी कि लोग अब नॉर्मा के डोर्स और विंडोज पर तक कैमरा लेके पहुंचने लग गए थे। नॉर्मा इन सबसे परेशान होकर इवन वार्नर ब्रदर्स पर तक केस कर देती है, बट शी ऑल्सो रिलीज्ड अ वीडियो जिसमें शी वॉज बेसिकली डिबंकिंग द होल सो कॉल्ड बैथशेबा शर्मन स्टोरी। ना बैथशेबा शर्मन नाम की लेडी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी, बट ना वो उस घर में कभी रही है और ना ही उसने कभी किसी का मर्डर किया था। इनफैक्ट शी वॉज अ लवली लेडी और 73 की एज में शी डाइड पीसफुली। पर नॉर्मल तो उस घर में कई सालों से रहती आ रही थी, बट उसने वहाँ कभी कुछ अजीब एक्सपीरियंस नहीं किया। अब ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल सिर्फ लकी थी और बस पेरेंट्स के टाइम में वो घर हॉन्टेड हो। शायद हो तो ये भी सकता है कि जो जूसी बुक और मूवी डील्स बाद में पेरेंट्स को मिली थी उसकी वजह से उन्होंने अपना मुंह अभी तक बंद ही रखा हो। वेल, वी विल नेवर नो। और हाँ, पेरेंट्स ने कभी वॉरेंस को अपनी हेल्प के लिए बुलाया ही नहीं था, वो खुद ही वह बिना बुलाए पहुंच गए थे। दिस इज समथिंग दैट दे यूज्ड टू डू अ लॉट। और वॉरेंस उनके घर से तब तक नहीं जाते जब तक मिस्टर पेरेंट ने एड को फेस में पंच मार के अपने घर से बाहर नहीं निकाल दिया था। इस स्टोरी के ऐसे और भी कई वेग पार्ट्स हैं और इसके इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि हम कभी इसे फुल्ली रियल बोल ही नहीं सकते। सो दिस स्टोरी इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिबंक्ड। अब एनफील्ड पोर्टरगेस्ट की स्टोरी डिकोड करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इस स्टोरी के कुछ पार्ट्स फेक होने पर तो खुद जैनेट ने ही एडमिट कर दिया था। और तो और उसके भाई बहन में कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स फेक करते हुए पकड़े गए थे। और जो लोग ये कहते थे कि जैनेट कैन स्पीक विदाउट हर माउथ मूविंग, तो ऐसी भी वीडियोस है जिसमें उसके अंदर से सेम आवाज़ें आ रही हैं विद हर माउथ मूविंग। एंड वो फोटोज जिसमें जैनेट लेविटेट करती हुई दिखाई दे रही है, वो भी अगर हम ध्यान से देखें तो लेविटेशन से ज़्यादा वो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने बेड से जंप कर रही हो। क्योंकि वो फोटोज मोशन कंट्रोल्ड कैमरा से ली थी, इसलिए दे लुक सो रियल। एंड जिस टाइम पे वो फोटोज क्लिक हुई थी उस टाइम उस रूम में कोई था भी नहीं, तो इसलिए इसे कंफर्म करने वाला भी कोई नहीं है। और इस बार भी वॉरेंस बिना बुलाए ही वहाँ पहुँच गए थे, अनलाइक जैसे मूवी में इतना एग्जैजरेट करके बताया था। It's getting kind of late. We really need to be heading. No. जब वॉरेंस पैगी हडसन के घर में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो कुछ ही घंटों में वो वापस भी आ जाते हैं, बट उन्हीं कुछ घंटों में एड वहाँ गाय प्लेफेयर से बात करता है। इफ यू रिमेम्बर, गाय वही इंसान था जिसने सबसे ज्यादा टाइम पैगी के घर में स्पेंड किया था। और गाय से बात करते टाइम एड उसे एक सजेशन भी देता है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों मिलकर इस केस से बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट गाय इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो वहाँ उस फैमिली की एक्चुअल में हेल्प करने आया था। बट बाद में वॉरेंस खुद ही ये स्टोरी पब्लिश करके बहुत सारी फेम और पैसा कमा लेते हैं एंड कॉल इट वन ऑफ देयर 10,000 केसेस, जिसमें वो लिटरली उस घर में सिर्फ कुछ ही घंटे इन्वेस्टिगेट करके आ गए थे। और जहाँ तक वॉरेंस के 10,000 केसेस की बात है जो वो क्लेम करते थे कि उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो अगर वो हर दिन एक केस भी सॉल्व करते विदाउट अ डे ऑफ, तो 10,000 केसेस करने में उन्हें 27 ईयर्स लग जाते। और इस केस तक तो वो इतने साल इंडस्ट्री में भी नहीं थे। तो एड वाज caught exaggerating the truth again. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Shut up.
अब ये सारी हॉरर स्टोरीज तो डिबंक हो चुकी है, बट अभी भी एक ट्रू हॉरर स्टोरी बचती है, द स्टोरी ऑफ एड वॉरेन। वार्नर ब्रदर्स की $multi-billion की कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज वॉरेन्स के केसेस को फॉलो करती है। वो हैप्पी मैरिड कपल जो डिस्टर्ब्ड फैमिलीज की हेल्प करते थे, लेकिन 2013 में कॉन्जरिंग मूवी रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद ही एड वॉरेन पे कुछ एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जब एड बस ड्राइवर का काम करता था, तब एक 15 साल की लड़की जूडिथ उसकी बस पे ट्रैवल किया करती थी, एंड आफ्टर सम टाइम एड डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर हर, और फिर वो उसके साथ एक रिलेशनशिप भी इनिशिएट करता है अकॉर्डिंग टू जूडिथ पेनीज टेस्टिमनी, व्हिच इज रियली क्रीपी। और अगर ये कम डिस्टर्बिंग हो तो कुछ टाइम बाद वो एड के घर में मूव इन भी कर लेती है, एंड सरप्राइजिंगली उनकी ये रिलेशनशिप 40 ईयर्स से भी ज़्यादा चलती है। अब ऐसा नहीं है कि लोरेन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इनफैक्ट शी न्यू अबाउट ऑल ऑफ दिस। इवन एक टाइम पे तो एड ने अपने घर के ऊपर जूडिथ के लिए एक अपार्टमेंट तक बनवा दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू जूडिथ पेनीज ओन टेस्टिमनी, एड कभी ऊपर सोता था और कभी नीचे। एड एंड लोरेन वॉरेन की मैरिज इतनी भी परफेक्ट नहीं थी जितनी हमें मूवीज में दिखाई गई है, और जूडिथ ने तो ये तक बताया था कि एड लोरेन को फिजिकली अब्यूज किया करता था, और वो कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि लोरेन अनकॉन्शियस तक हो जाती थी। जूडिथ यूज्ड टू थिंक कि कभी वो लोरेन को मार ही ना दे, एंड ऑन द अदर साइड एड जूडिथ को ये बोला करता था दैट शी वॉज द लव ऑफ हिज लाइफ, एंड 1978 में शी बिकेम प्रेग्नेंट। बट जूडिथ को ऐसा बोला गया था कि उसका बच्चा वॉरेन्स के बिजनेस को ट्रबल में डाल सकता है। तो 2013 में जब कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पहली मूवी आने ही वाली थी, तब वॉरेन्स का लॉयर जिल स्मिथ एक नॉन डिस्पैरेजमेंट क्लॉज तैयार कर रहा था फॉर मूवी प्रोड्यूसर्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पार्टीज कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करती है, और उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि कोई भी मूवी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि उनकी मूवीज में कुछ भी शेडी लगे। पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट जूडिथ देखती है तब उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत नया था और उसे इसके बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी। पर उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ बातें लिखी थी, जैसे वो अपनी मूवीज के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और रिलेशनशिप विद माइनर्स नहीं दिखा सकते, और ऐसी भी कुछ ग्राफिक बातें थी दैट वी कांट टॉक अबाउट हियर। बट ये सब एलिगेशंस आने के बाद वॉरेन्स अपने डिफेंस में ये कहते हैं दैट जूडिथ वाज जस्ट अ गर्ल दे टुक इन फॉर चैरिटी। पर वॉरेन्स की रियल डॉटर जूडी और उनके सन इन लॉ टोनी स्पैरा का ये कहना था कि उन्होंने कभी उनके घर में ऐसी चीजें होती हुई नहीं देखी जो जूडिथ क्लेम कर रही थी, और उन्हें तो ऐसा भी लगता था कि जूडिथ शायद किसी और से मैनिपुलेट होके ये बातें बोल रही है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि एक मैरिड लेडी जो अपने 70s में है, वो ऐसे कैसे मैनिपुलेट होके ऐसी बातें बोल सकती है। उसे तो मूवी से कोई पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। पर हाँ, जूडिथ को वार्नर ब्रदर्स से एक $150,000 का सीक्रेट ऑफर जरूर आता है फॉर अ लाइफ स्टोरी, बट जूडिथ वो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करती। जूडिथ ये बात काफी सालों तक छुपा कर रखती है, पर फिर वो ये बताती है दैट शी रिमेन्ड फ्रेंडली विद एड अंटिल हिज डेथ इन 2006। बट डिस्पाइट हर फॉन्डनेस फॉर हिम, एड ने जूडिथ के साथ जो भी किया था इट वॉज नथिंग बट अ क्राइम। और एंड में इससे बस यही कंक्लूजन निकलता है दैट वॉरेन्स के केसेस सिर्फ उनकी बोली हुई स्टोरीज थी, और इन स्टोरीज के उन्होंने कभी कोई लेजिट एविडेंसेस ही नहीं दिए। एड कुछ फोटोज और वीडियोस के प्रूफ्स के बारे में बताया करता था, बट दोस प्रूफ्स नेवर केम आउट। बट उसने अपनी एक वीडियो प्रूफ इंटरनेट पे अपलोड की थी, कॉल्ड एज द लेडी इन वाइट। अब ये वीडियो काफी वियर्ड तो है, बट जूडिथ ने इसके बारे में कुछ कहा था। शी सेड कि उस वीडियो के टाइम पे एड ने उसे एक वाइट ड्रेस पहन के उसी सेमेट्री में घूमने को कहा था, सो शी डिड। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि गोस्ट होते ही नहीं है, और वॉरेन्स ने अपने सारे ही केसेस के बारे में झूठ बोला था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उन्होंने अपनी कई चीजों के बारे में झूठ बोला था, और अब इन्हीं कुछ झूठों की वजह से हमें उनकी कही हुई हर चीज के बारे में क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट इन दी एंड एड वॉरेन एक सेल्फ प्रोक्लेम डीमोनोलॉजिस्ट था, जो ये क्लेम करता था कि वो किसी भी डीमन को ढूंढकर उसे एलिमिनेट कर सकता है। आई गेस उसे ये पता होगा क्योंकि उसके अंदर ही कुछ डीमंस छुपे हुए थे। साइनिंग ऑफ सिनिस्टर टीवी।